दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको 100+ इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिकली जाके साइट पे काम आने वाले हैं। आपका थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प होगा जब आप साइट पे जाओगे। ये प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, मतलब 100 ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपको साइट पर भी काम आएंगी और किसी इंटरव्यू को क्रैक करने में भी काम आएंगी। तो क्वेश्चन टॉपिक है हमारा क्वालिटी इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब जो अगर आप ऐसे क्वालिटी इंजीनियर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी में हमारी वीडियो है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफ स्लम्प इंक्रीजेज बाय 150 mm। मतलब अगर आपका आपको सबको पता है वर्केबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट। तो उसको अगर उसकी वैल्यू आई, देखो सबसे पहले क्या हमारा 75 + 25 mm ये वैल्यू है हमारी। अगर नॉन पंपेबल मतलब बूम प्लेसर से आप कंक्रीटिंग नहीं कर रहे हो तो ये वैल्यू है आपकी स्लम की। और अगर बूम प्लेसर से कर रहे हो 100 + 125 तो ये आपकी बूम प्लेसर साथ है वैल्यू। अभी क्वेश्चन है कि अगर इफ स्लम इंक्रीज मतलब 150 mm का स्लम बढ़ गया तो आप साइड पे उसको कैसे टैकल करोगे, क्या करोगे? तो इसका आंसर आप इंटरव्यू में क्या दोगे? जहाँ तो जो आपका ट्रांजिट मिक्सर रहता है उसको वापिस भेज दो। अगर आपका आरामसी कंक्रीट है तो बिना मिक्स डिजाइन से शेड कार्ड किए हुए आप टीएम वापिस भेज सकते हो बैचिंग प्लांट पे, वो आगे देखेंगे। दूसरी चीज है वहां पे अगर आपको फाइबर अवेलेबल है, मतलब रेक्रॉन जो हमारा फाइबर यूज रहता है, रेक्रॉन 12 mm फाइबर, अगर वो अवेलेबल है तो वो आप यूज कर सकते हो। कितना करना होता है आपको? अगर उन्होंने पहले यूज नहीं किया वो आपको यूज करना है, मतलब 850 ग्राम पर क्यूबिक। तो उसकी जो वर्केबिलिटी वो काम करने लायक हो सकती है। अगर खुद का मिक्स डिजाइन है तो फिर तो आप भले कुछ भी कर लो, वहां पे सीमेंट डाल दो, उसमें एग्री डाल दो, तो कवाड़ा कर लो मिक्स डिजाइन का। नेक्स्ट है हमारा बट इफ डिक्रीजेज बाय 50 mm। मैंने जैसे बताया हमारी आ गया। तो अगर आपका जो स्लम्प है वो 50 mm से कम हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, जो आपका टीएम होगा अगेन आपको बैचिंग प्लांट भेज देना है। क्योंकि अगर इससे एक तो इसकी अगर यूज करोगे, एक तो वर्केबल नहीं होगा, स्लरी वैली अगर 150 mm यूज करोगे स्लरी उसकी निकल जाएगी, या तो ऊपर आ जाएगी या ब्लीडिंग हो जाएगी, तो ये आपको उसमें देखने को मिलेगा अगर स्लम ज्यादा है। अगर कम है तो सेग्रीगेशन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर उसमें अगर वर्केबल काम करना भी है, अगर टीएम वापस नहीं भेज रहे तो क्या करना है आपको? वाइब्रेटर अच्छे से मारो, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्यूब टेस्ट लो, नहीं तो बाद में स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। ये है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चलेगा कि आपको सिंपल आंसर दे देना है कि हम मिक्स डिजाइन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते और हमारा जो ट्रांजिट मिक्सर रहेगा उसको वापस बैचिंग प्लांट भेज देंगे। नेक्स्ट हमारा बट इज ट्रू स्लम्प। मतलब आपको पता होगा स्लम्प कितने टाइप के होते हैं हमारे। एक तो शेयर स्लम्प आ गया, कोलैप्स आ गया और ट्रू आ गया। ट्रू में क्या रहता है हमारा, मतलब उसमें क्या रहता है, कोई जो हमारा मटेरियल रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, वो उसमें पूरा मतलब कोहेसिव होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होगा। और जब उसका स्लम्प करेंगे तो वो मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं, तो एक हिसाब से थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। तो उसकी वैल्यू मिल जाएगा आपको 20 से 30 आपको उसकी स्लम्प वैल्यू मिल जाती है ट्रू स्लम्प की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें मैं अच्छे से आगे बताऊंगा। हाउ डू यू कन्फर्म दिस इज जोन 1 2 3। मतलब जो आप मेरी वीडियो देखे होगी, मैंने पहले वीडियो डाली है तो उसमें बताया है कि हम जोन 1 कौन सा है हमारा, जोन 2, जोन 1 2 3 है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे फाउंडेशन रहती है उसमें जो हमारी जोन क्या है, जो हमारा ग्रेवल साइज है उस पर हमारा जोन डिपेंड करता है। वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने अच्छे से डाली हुई है, काफी लंबी वीडियो होने वाली है, देखो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर साइट पे काम करवाने जा रहे हो तो। जोन 1 आ गया हमारा, जहां जो मतलब कॉटन साइल जो भी हमारी सॉइल होगी यहाँ से उठा के वहां रखी होगी, वो हमारा जोन 6 आ गया। जोन 5 आ गया हमारा, जिसमें ग्रेवल साइज क्या होगा, 6 से 20 mm, ठीक है। और जोन 4 हो गया हमारा, जो ग्रेवल साइज क्या होगा हमारा उधर 20 से 60 mm। इसमें मैंने अच्छे से वीडियो डाली, अभी मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है तो इस पे आप देख सकते हो। लेकिन जो आपको कैसे बताना है कि हमारा कौन सा जोन है, ये जोन डिपेंड होगा हमारे ग्रेवल साइज पे। और जो बेस्ट जोन रहता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वो कौन सा रहता है, जोन 4 3, तो ये आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है वाई वी डू 3 लेयर इन क्यूब कास्टिंग एंड 4 लेयर इन कोन कास्ट। मतलब हम जब क्यूब भरते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें 3 लेयर भरते हैं हम, ठीक है।
3 लेयर बढ़ते हैं और कौन टेस्ट में कितने करते हैं हमारे 4 लेयर। क्यों करते हैं, इसका आंसर ये है कि 3 जो इसमें कॉम्पैक्शन या जो वॉइड्स निकालने के लिए 3 लेयर में काफ़ी हो जाता है। उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो लेबर की वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है, तो इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड है हमारा 3 लेयर क्यूब टेस्ट में क्यूब भरने में और कौन टेस्ट के लिए 4 लेयर। नेक्स्ट हमारे हाउ मैनी स्ट्रोक ड्यूरिंग क्यूब एंड कौन टेस्टिंग, मतलब कितने स्ट्रोक करते हैं। इसमें हमारे हर लेयर में कितने होते हैं 25 स्ट्रोक, नहीं 35। क्यूब में हमारे कितने रहते हैं 35 स्ट्रोक और कौन टेस्ट में कितने रहते हैं 25। ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मतलब दोनों में 25 बोलते थे, मतलब इसमें भी 25 स्ट्रोक करते हैं हर लेयर में और इसमें भी। और इसकी लेयर कितनी होती है 75 mm की आपको लेयर बनानी होती है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कवर ब्लॉक एंड चेयर, मतलब जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, ठीक है, स्लैब में जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं वो कितना होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर पे आपको 5 कवर प्रोवाइड करने का। से 1 2 3 4 5 ये 1 स्क्वायर मीटर आ गया। 1 स्क्वायर मीटर में आपको इतने कवर प्रोवाइड करने हैं एज पर स्टैंडर्ड। और चेयर कितनी प्रोवाइड करनी होती है 1 मीटर के बाद आपको 1 स्क्वायर मीटर के बाद आपको चेयर प्रोवाइड करनी है, ये भी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है साइज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज रहता है ब्रिक का कितना होना चाहिए आपको, मतलब फ्रॉग तो पहले आपको पता होना चाहिए। ये ब्रिक आ गई आपकी, जहाँ आपने देखा होगा नाम लिखा होता है, जहाँ कोई भी नाम है NJD या जो भी कुछ भी ब्रिक का उसका नाम है, तो बीच में क्या ए जगह रहती है, तो ये कितना साइज होना चाहिए 100 mm मतलब लंबा, और ये ऐसे अपना 30 से 40 mm, और जो इसकी डेप्थ होगी वो कितनी होगी 10 से 20 mm। ये आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा डी शटरिंग टाइम ऑफ स्टेयरकेस, बाकी होगा सबको आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियोस भी डाली हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखो आप वीडियो। बाकी डी शटरिंग टाइम ऑफ स्टेयरकेस कितना होना चाहिए 7 डेज। 7 डेज बाद आप उसका डी शटरिंग कर सकते हो, उसका मतलब उसमें सॉफ्टवेयर निकाल दो, प्रॉप्स प्रोवाइड कर दो, मतलब ये आपका है, इसमें जो प्लेट वेट होंगी वो निकाल दो, उसके बाद प्रॉप्स प्रोवाइड कर दो 14 दिन के लिए, ठीक है, ये था। नेक्स्ट हमारा हाउ मैनी क्यूब्स वी कास्ट इवर, क्वांटिटी इज 40 m क्यूब है, तो कितनी क्वांटिटी नंबर ऑफ क्यूब भरने हैं आपको, वो भरने हैं आपको 4 सेट। कैसे, इस पे वीडियो है देखो, 0 से 6 होगा 1 सेट मतलब 6 क्यूब्स, और 6 से 15 2 सेट, 15 से 30 3 सेट, और 30 से 50 4 सेट। और हमारी वैल्यू कहाँ कर रही है वेरी 30 से 50, और 50 से ऊपर हो जाए तो 4 सेट के साथ हर 50 पे आपको 1 सेट और भर देना है, मतलब 5 6 6 ऐसे। वाटर pH वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वाटर वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, मतलब वो 6 से ऊपर होना चाहिए जो हमारी यूज करेंगे, मतलब बेसिक में एसिड होना चाहिए, मतलब 6 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए उसकी। pH वैल्यू आपको पता है ये कैसे, मतलब स्केल रहता है, वैल्यू रहती है, न्यूट्रल रहता है यहाँ से नीचे, और 7 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। और हुक लेंथ फॉर स्टीरअप, मतलब मिनिमम आपको स्टीरअप प्रोवाइड करनी है 75 mm की, ठीक है, और कितनी रहती है उसकी अभी ले रहे हैं 10D, ऐसे तो 70D तक रहती है जो हमारी स्टैंडर्ड अभी प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी 10D। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू चेक बिफोर बैक फिलिंग आफ्टर बैक फिलिंग, बैक फिलिंग करने के दौरान और उसके बाद आपको क्या चीज़ चेक करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि जो वहाँ पे ड्राइंग में क्या दिया, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर में पॉलीथीन बताया है कि पॉलीथीन आपको कवर करनी है फाउंडेशन, तो पॉलीथीन प्रोवाइड करना एक ये चीज़ है। जो बैक फिलिंग के लिए सॉइल आई है वो स्टोन डस्ट है या कौन सी है वो चेक करनी है, और जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है उसका हाइट लेवल सब वो चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। और बैक फिलिंग करने के दौरान क्या चीज़ देखनी है आपको, जो बैक फिलिंग करोगे 200 mm की लेयर ही करनी है, उसको फ्लडिंग कर लेना है, उसको कॉम्पैक्शन कर लेनी है, ये आपका काम है। और आफ्टर बैक फिलिंग क्या है, उसका सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट कर लेना है कि उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है 95% से ऊपर है कि नहीं, वो चीज़ आपको देख लेनी है। नेक्स्ट है हमारा स्लम टेस्ट कौन साइज, मतलब जो हमारा स्लम टेस्ट करते हैं उसका साइज़ क्या रहता है, ये आ गया आपका कौन, इसका मैं टेस्ट करके बताऊँगा भी आपको। ये 300 mm रहता है हमारा, ये 200 mm रहता है, ये 100 mm रहता है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट फॉर स्लैब कास्टिंग, मतलब अगर स्लैब कास्टिंग कर रहे हो तो कंक्रीट का क्या टेम्परेचर आपको लेना है। देखो अकॉर्डिंग टू ESTM 26.7 डिग्री सेल्सियस से 30 तक लेना होता है, और एक्सेप्टेबल कितना 5 डिग्री आप एक्सेप्टेबल कर सकते हो अगर समर है तो। 35% से ऊपर टेम्परेचर अगर गया कंक्रीट का तो वो रिजेक्टेड है, क्योंकि वो माल काम करने के लायक नहीं है, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट इफ़ ट्रू स्लम कम एंड बट इफ़ शेयर स्लम कम, जैसे मैंने पहले बताया ट्रू स्लम कौन सा हो गया हमारा, जो कोजिव रहता है, मतलब उसमें बॉन्ड रहती है उसके मटेरियल में, और हमारा शेयर स्लम्प हो गया उसमें कोई बॉन्ड नहीं होती, वो कोजिव लेस
मटेरियल रहता है, मतलब एग्रीगेट कहीं और, सीमेंट कहीं और, पानी कहीं और, ये होता है। उसमें सेग्रीगेशन और ब्लेंडिंग सब देखने को मिलता है। मतलब ये उसमें सबसे ब्लाइंडिंग तो अपना वो पीसीसी हो गया, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ये देखने को आपको मिलता है। सेग्रीगेशन क्या हो गया, हमारा जो एग्रीगेट होगा वो अलग अलग उसके पार्टिकल हो जाएंगे, और ब्लीडिंग भी उसका ही पार्ट है, मतलब उसका ही पार्ट है। उसमें क्या है, जो हमारा कंक्रीट रहता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। जैसे हमारे ब्लीडिंग होती है वैसे ही उसको नाम दिया हुआ है। तो शियर स्लम्प आपको पता चल गया, कोई कॉजिबलेस मटेरियल एकदम से फैल जाएगा। कोलैप्स और शियर स्लम्प में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोलैप्स में क्या होगा, हमारा वाटर रेशो बहुत ज़्यादा होती है और एकदम पानी की तरह वो फैल जाता है। और शियर स्लम्प में क्या होता है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं होती है। और ट्रू स्लम्प हो गया हमारा, जिसमें हमारा उसमें मटेरियल जुड़ा रहता है और अच्छा काम करने लायक वो मटेरियल है। और इसमें आप देख रहे हैं M20 क्या है, मतलब जो मिक्स डिज़ाइन जूता है उसमें M क्या होता है, हमारा स्टैंड करता है मिक्स। और ये किस लिए स्टैंड करती है, हमारे 20 क्या हो गया, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है हमारी, जो भी हमारी अगर M20 है, ठीक है, तो उसमें हम जो क्यूब सैंपल लेंगे ना, जो इसकी स्ट्रेंथ है वैसे ही क्यूब पास करेंगे, उससे 5% से ज़्यादा क्यूब उसमें फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारा है व्हाट इज BOQ। मतलब BOQ सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी या कोई कंस्ट्रक्शन होने वाली है तो सबसे पहले क्या बनता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो इसकी मतलब है क्या, फुल फॉर्म क्या है, ए बिल ऑफ क्वांटिटी इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड इन टेंडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो टेंडर आता है, तो टेंडर के साथ मतलब क्या आता है, मतलब BOQ रहता है। मतलब उसमें क्या रहता है, जो हमारे रेट्स रहते हैं जो हमारा क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है वो हो गया, जो उसकी प्लान होगा मतलब ड्राइंग रहेगी कि इस चीज का आपको काम करवाना है, उसकी क्वांटिटीज होंगी, उसकी रूल एंड रेगुलेशन होगा, सब उसने BOQ में दिया रहता है। सब काम स्टार्ट होने से पहले ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप साइट इंजीनियर हो, ठीक है, यहाँ अभी साइट पे जाने वाले हो, तो दूसरी चीज आपको मेन जो पता होनी चाहिए क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल। मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल आपको आता होगा तो आप इजिली जो रिइंफोर्समेंट वर्क रहेगा वो आप करवा सकते हो कॉन्ट्रैक्टर से। तो उसका होता क्या, BBS इज ए लिस्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट बार फॉर ए गिवन रिइंफोर्स कंक्रीट वर्क आइटम। मतलब जो आपका कोई भी अगर वॉल है, स्लैब है, जो भी है, जो उसमें रिइंफोर्समेंट आता होता है ना, तो उसका ड्राइंग में डिटेल दिया रहता है, उसको इजिली फॉर्म में आपको बना के कॉन्ट्रैक्टर को देना रहता है, उसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। इसमें मेरी वीडियोस भी हैं और मैं अभी नेक्स्ट इसी पे वीडियोस लाने वाला हूँ, 2-3 मतलब सब जो बीम का कैसे होता है, अगर कंटिन्यूस बीम है उसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे रहेगा, या कुछ भी है बार उसमें कैसे रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट। मतलब ग्रीन कंक्रीट क्या हुआ है, जो आप साइट पे यूज करते हो आप उसे भी ग्रीन कंक्रीट बोल सकते हो, क्योंकि उसमें 1-2 पार्टिकल हमारा ऐसा रहता है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। और ग्रीन कंक्रीट भी वही होता है। और ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट, तो आप जो साइट पे यूज कर रहे हो तो उसे भी ग्रीन कंक्रीट बोल सकते हो, क्योंकि उसमें जो सैंड यूज हो रही है, एग्रीगेट है, और कुछ हमारे जो सीमेंट वगैरह है वो भी एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो ग्रीन कंक्रीट की ऐसे डिफाइन किया है, ग्रीन कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंक्रीट विच यूजेस वेस्ट मटेरियल एज एटलीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट और इस प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट लीड टू इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन। वही चीज जो मैंने अभी बोला, मतलब एक उसमें एक कंक्रीट में एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो वो ग्रीन कंक्रीट कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स। मतलब मेन काज क्या रहते हैं बिल्डिंग कोलैप्स के। तो सबसे पहले तो बहुत कारण हो सकते हैं वहाँ का, मतलब कुछ भी, अगर वर्कमैनशिप में डिले कुछ है या कुछ भी, लेकिन मेन जो काज रहता है वो फाउंडेशन पे डिपेंड होता है कि आपका क्यों हो रहा है। बाकी नेचुरल जो हमारी कैलेमिटीज है उसमें इतना नहीं रहता। बाकी अगर फाउंडेशन आपकी वीक हुई है तो आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5वां, यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कोडल प्रोविजन ऑफ RCC स्ट्रक्चर स्टील। मतलब जो आपके कोड्स रहते हैं RCC के,
जहाँ डिज़ाइन के जो भी कोड है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर मतलब साइट पे काम करवाने जा रहे हो या इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो कोड्स जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि साइट पे जाके कोड ही काम आने वाले हैं, क्योंकि टोटल वर्क कोडेड होता है वहाँ पे। जो इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड हमें प्रोवाइड किए हैं उन्हीं पे काम होता है। तो नेक्स्ट है, यू शुड नो द बेसिक ऑफ ऑटोकैड एंड नो द एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। मतलब ऑटोकैड तो आपको मस्ट अभी हो गया है, ठीक है। ऑटोकैड को आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सब ड्राइंग्स अभी मेनली ऑटोकैड में ही आ रही हैं, तो आपको ऑटोकैड अच्छे से आनी चाहिए। मतलब बेसिक भी होगा तो आप इजीली काम करवा सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड आपको आनी चाहिए। दूसरा आ गया एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला। मतलब एस्टिमेशन के जो फार्मूलेज रहते हैं वो पता होना चाहिए। मतलब नॉर्मल अगर आपका बेस मैथ थोड़ा अच्छा है बेसिक, तो आपको वो काम आने वाला है साइट पे। अभी नेक्स्ट है हमारा, यू शुड नो व्हाट इज डीपीआर एंड हाउ यू मेक इट। मतलब एक तो ये तो चलो साइट पे भी आप होगा, लेकिन डीपीआर आपको पता होना चाहिए। मतलब डेली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए अगर आप साइट पे काम करवाने जा रहे हो। अगला है मेन, यू शुड नो अबाउट हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये बहुत है, मतलब अगर साइट इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर हो या एस्टिमेशन में हो तो आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए कि हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं। उसके फार्मूलेज हो गए, उसका वॉल्यूम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड नो सम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स। मतलब जो आपको साइट पे काम आने वाली हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो कौन से आने चाहिए। जहाँ मशीन्स हैं वो है सबसे पहले ऑटोकैड, ये मैंने ऊपर भी बताया, ऑटोकैड आपको आना चाहिए। थियोडोलाइट आपको चलाना आना चाहिए। टोटल स्टेशन है उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सर्वेयर नहीं भी हैं फिर भी आपको टोटल स्टेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कैसे वर्क करता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। एक्सेल आपको मस्ट पता होना चाहिए। वर्ड आपको आना चाहिए, या डम्पी लेवल। ये 5-6 चीज़ें आपको साइट पे जाने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, अभी इन पे वीडियोस देखो या प्रैक्टिकल देखो, ये करो। और मेन चीज़ जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में ग्रो करना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। आपको कोड्स पता है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप इसमें ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्टिपिंग टाइम, मतलब जो हमारा डी शटरिंग बोलते हैं जिसको हम साइट पे। तो उसका क्या क्या टाइम रहता है हमें डी शटरिंग करने का, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कॉलम है, वॉल्स हैं, वर्टिकल फॉर्म वर्क, मतलब वर्टिकल कोई भी फॉर्म वर्क है, कॉलम का है या वॉल है या कुछ भी है, तो उसको आप आफ्टर 16 to 24 आवर के बाद उसका डी शटरिंग कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल होना चाहिए मतलब वो, ठीक है। दूसरा है आर्चिस, और आर्चिस का मतलब डिपेंड होता है स्पैन पे। अगर स्पैन अप टू मतलब 6 मीटर तक है, 1 मीटर से 6 मीटर तक है, तो उसको आप 14 दिन बाद डी शटर कर सकते हो। और अगर आज चीज आपकी 6 मीटर से बड़ी है, 6 मीटर से ज़्यादा है, उसको 21 दिन के बाद आपको डी शटरिंग करना है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अगला है सॉफ्टवुड फॉर्म वर्क टू स्लैब्स, मतलब सॉफ्टवुड आपके हो गए, ये राफ्टर है 2, इसमें ये होगा, इसके ऊपर जो हमारा प्लेट्स होगी या प्लाई होगा, जो भी होगा, तो इसके सॉफ्टवुड आप कब खोल सकते हो? 3 दिन बाद। अगर सॉफ्टवुड से आपने स्लैब की है तो 3 दिन बाद उसका सॉफ्टवुड खोल सकते हो। तो उसके बाद जो प्रॉप्स आपके टेक का रहेगा, जहाँ बल्लीज जो लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनको आपको लगाना पड़ता है आफ्टर, मतलब उसके बाद आपको लगा दो उसमें। और अगर सॉफ्टवुड टू बीम्स, मतलब बीम में अगर सॉफ्टवुड डाला हुआ, क्योंकि बीम में भी आपने देखा होगा राफ्टर ऐसे ऐसे डाले होते हैं, तो उसको आप कितने दिन बाद खोल सकते हो? 7 दिन बाद आप उसको खोल सकते हो। और उसके जैसे ही खोलोगे तुरंत उसको प्रॉप्स नीचे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आगे है आपकी स्लैब। स्लैब अगर स्पैन उसका है 4 मीटर मतलब 1 मीटर से 4.50 मीटर तक, तो वो 7 दिन के बाद आप उसको डी शटरिंग कर सकते हो। और अगर स्पैन आपका 4 मीटर से ज़्यादा, उसका 14 दिन। ये इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा था। एक और चीज़ जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है स्टेयर का डी शटरिंग के लिए, तो स्टेयर की डी शटरिंग आप मतलब 5 डेज में कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हो 5 दिन के बाद उसको। वो डिपेंड करता है स्टेयर पे भी, लेकिन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 5 दिन के बाद कर सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्टेयर रहती है सिंपल। और जो उसका ट्रेड मारा होता है, मतलब उसका राइजर में जो शटरिंग की होती है, वो विद इन 16 to 24 आवर में आप खोल सकते हो। ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, या जब आप साइट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर क्यूब, मतलब क्यूब आपको सबको पता है, इस पर वीडियो भी है, और स्टेयर पे आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका शटरिंग से लेके स्टील सब
प्रोसेस उसमें दिखाया हुआ है। और क्यूब सैम्पलिंग में क्या करना है, इसका भी वीडियो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का। तो उसमें क्या, अगर आपकी क्वांटिटी कोई स्लैब है, उसकी क्वांटिटी 1 से 5 MQ है, तो एक नग मतलब एक नग में कितना, 3 बॉक्स क्यूब 150 बाई 150 का आपको फिल करना है। मतलब 3, अगर 1 से 5 में, 6 से 15 में है तो 2 नग, मतलब 2 × 3 6 क्यूब आपको फिल करने हैं। और 16 से 30 आपके कितने, 3 × 3 9। और 31 से 50 है तो 4 × 3 ये आपको फिल करने होते हैं, मतलब क्यूब कंक्रीटिंग के दौरान। और अगर 50 से ऊपर है तो मतलब एडिशन आपको एक एक करते जाना है, मतलब सैंपल उसमें मतलब एक नग मतलब 3 आपको ऐड करते जाना है, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा वेरिएशन इन टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द एवरेज प्लस माइनस। ठीक है, जो आपकी मतलब रिजल्ट आएगा, जो भी, अगर क्यूब का ही ले लो, क्यूब टेस्ट का, तो एक का अगर आया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 और दूसरे की मतलब उससे जहाँ तो 15% कम, जहाँ 15% ज़्यादा रिजल्ट नहीं आना चाहिए उसका एवरेज में। मतलब अगर तीन सैंपल लिए हैं आपने, तीनों का जो एवरेज आएगा वो सेम होना चाहिए। अगला है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि हमारी कंक्रीटिंग के बाद 3 दिन में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलते हैं हमें, 45% कोई भी अगर स्लैब कास्ट है। और 7 दिन के बाद कितनी, 67 to 70%। और 14 दिन के बाद कितना, 85%। और 28 दिन के बाद 100%। और फिर कंटिन्यू उसकी स्ट्रेंथ गेन होती रहती है विद इन उसकी एज के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक्स हैं, मतलब इन पे आप देख लो, ये पूछे जा सकते हैं। और ये आपको अगर साइट पे काम कर पाओगे तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट शुड नॉट रन इन कॉलम, मतलब जो आपका कॉलम होगा उसमें जो बिजली की मतलब पाइप्स रहती हैं, जहाँ ड्रेनेज की पाइप, वो कभी भी कॉलम के बीच में से नहीं होनी चाहिए। ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है अर्थ वर्क एक्सकेवेशन फॉर बेसमेंट अबव 3 मीटर शुड बी स्टेप फॉर्म। अगर एक्सकेवेशन हो रही है फुटिंग के लिए तो 3 मीटर से ज़्यादा अगर जगह हो गई तो आपको स्टेप मतलब एक्सकेवेशन करवानी है। अगर ये 3 मीटर हो गई तो अगली जो 2 मीटर होगी या 5 मीटर वो स्टेप वाइज होनी चाहिए आपकी। अगला है आपका बैक फिलिंग शैल बी कंपैक्टेड 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी। तो जो इस पर वीडियोस भी है, वीडियो देख सकते हैं। जो हमारी बैक फिलिंग होगी, मतलब अगर ये आपने रिटेनिंग वॉल बनाई और यहाँ आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ तो बैक फिलिंग होगी। जो उसकी कंपैक्शन करोगे ना आपकी उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 95% से ज़्यादा। और जो आपकी लेयर रहेगी मतलब उसकी कंपैक्शन की, तो वो कैसे रहेगी, 200 की लेयर में, मतलब 200 लेयर डालोगे, फिर कंपैक्ट करोगे इसको, उसका सॉइल टेस्ट करोगे, फिर 200 की लेयर, ऐसे 200 की लेयर वाइज एज स्टैंडर्ड आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपका वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे आप कंपैक्शन कर रहे हो, 300 की लेयर आप इजीली डाल सकते हो। अगला है बाइंडिंग वायर शैल बी 16 गॉज एंड 1.6 mm सॉफ्ट एनल स्टील वायर। जो आपको मतलब स्टैंडर्ड कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, वो आपको इस गॉज की बाइंडिंग वायर आपको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करनी है। ऐसे आपकी GI की भी आती है और माइल्ड स्टील की भी आती है, तो आपको 16 गॉज 1.6 mm सॉफ्ट एनली स्टील यूज करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ द रिकंसिलेशन ऑफ द स्टील कैन बी डन। तो मतलब सबसे पहले कि ये रिकंसिलेशन है क्या हमारा। रिकंसिलेशन क्या होता है, मतलब जो आपको मटेरियल क्लाइंट ने इशू करवाया जितना, तो उसमें से कितना आपने यूज़ किया है, कहाँ बाकी बचा हुआ है, और जो बाकी बचा हुआ है वो कहाँ आपने यूज़ किया है या कितना पड़ा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले रिकंसिलेशन ऑफ द स्टील, ये आपको पता चलेगा जब आप ऐसे फ्रेशर जब साइट पे जाओगे, जब काम करवाओगे, तो जो क्लाइंट का मटेरियल दिया रहता है तो उसका अमेंडमेंट या रिकंसिलेशन वो आता है प्रोसेस। तो मैं पहले अभी रिकंसिलेशन आपको बता देता हूँ। होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट, ठीक है, एंड कंज्यूम बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये इसका मतलब एक डेफिनेशन ले लो। तो होता क्या, एग्जांपल क्या है, अगर क्लाइंट ने हमें दिया 40 टन सरिया, ठीक है, उसमें से कॉन्ट्रैक्टर हमने 35 टन उसमें कंज्यूम कर लिया, और जो 5 टन होगा वो कहाँ है, मतलब शुड हैव टू शो अदर, मतलब जो 40 दिया था 5 बच गया, उसमें से वो हमें 5 दिखाना है कि वो कहाँ है, मतलब साइट पे अवेलेबल है या आपने कहीं और कंज्यूम कर लिया। अगर कंज्यूम कर लिया इन द सेंस क्या होता है कि कभी क्या रहता है, चेयर्स रहती हैं, स्पेसिंग बार रहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा आइटम रहती हैं, चेयर हो गए, स्पेसर हो गए, ये चीज़ों का
ड्राइंग में नहीं मेंशन किया होता। तो ये यूज़ कर लिया, तो ये आप रिकंसिलेशन कर सकते हो कि हमने 5 टन, हमारा 200 टन का जो अगर 40 टन है तो 40 टन में से 35 टन हमने अकॉर्डिंग ड्राइंग यूज़ कर लिया, और जो 5 टन है वो हमारा चला गया चेयर वगैरह हो गई, स्पेसर हो गए, तो उसमें तो उसके लिए आप रिकंसिलेशन कर सकते हो। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस इंजीनियर हो, 2-3 साल आपको है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये गैमन इंडिया में एक मेरा स्टूडेंट है उससे, कि जो स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ये टोटली टेक्निकल से अलग है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप डेली लाइफ में ये चीज़ यूज़ करते तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो स्पीड ऑफ एन एस्केलेटर इज यूजली, कितनी स्पीड होती है उसकी स्पीड होती है 25 से 30 मीटर पर मिनट। मतलब जो हमारी एस्केलेटर चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 25 से 30 मीटर, वो 1 मिनट में कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ रैम्प शुड नॉट बी मोर देन, आपने हॉस्पिटल हो गए, जहाँ कुछ स्कूल हो गए, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लो, तो जब भी वहाँ चढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे बनाया होता है, रैम्प होता है छोटा सा, तो उसकी स्लोप कितनी रखनी चाहिए, मतलब आपकी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो कितना होते हैं 1/5, अगर मतलब 15 फीट ले लो तो उस हिसाब से 15 फुट में मतलब 1 फुट आपको 1 फुट पे आपको स्लोप देते जाना है। और मतलब अगर जैसे 15 फीट है तो 1 फुट उसमें आपको स्लोप देनी है, मतलब 15 फीट टोटल है तो 1 फुट आपको मतलब 300 mm उसमें स्लोप देनी है। अगर इसमें मीटर में लेंगे, अगर 15 मीटर आपका एरिया है तो 1 मीटर उसमें आपको स्लोप देनी है। तो ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ रैम्प शुड नॉट बी मोर देन 1/15, ये भी पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई के एग्जाम में या ऐसे हर जगह पूछा जाता है कि जो मीन सी लेवल है, मतलब मीन सी लेवल अडॉप्ट बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट मुंबई और कराची। मतलब जो हमारा मीन सी लेवल है वो कहाँ पे है, मुंबई में है कि कराची में? तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारा अभी जो प्रेजेंट क्या हुआ है, जो पहले हमारा जो मीन सी लेवल था वो कहाँ से, कराची से लिया जाता था इंडिपेंडेंस के पहले। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमारा जो मीन सी लेवल है वो कहाँ आ गया, मुंबई में, और उसकी एलिवेशन कितनी है 160 मीटर। तो हमारा अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया में कि हमारा कितना मीन सी लेवल कहाँ से लिया जाता है, तो वो लोकेशन है हमारी मुंबई। और क्या होता है मीन सी लेवल, मतलब जिसके रेफरेंस से हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही हैं वो हमारा मीन सी लेवल है। इस पर एक मैं अलग बनाऊंगा कि हमारा कैसे लेते हैं वेव्स के हिसाब से, 19 साल तक उनको मतलब नोटिस करते रहते हैं उनकी हाइट, उनकी एलिवेशन, तो उसके हिसाब से एलिवेशन एक बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है, बट शुड बी द एवरेज हाइट ऑफ प्लिंथ बीम। मतलब ये पूछा एक्सपीरियंस के लिए क्वेश्चन है कि हमारे अगर ऐसे थंब रूल के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड पूछा जाए कितनी रख सकते हैं, तो 300 से 400 mm प्लिंथ बीम रखोगे तो वहाँ सीपेज वगैरह का कोई इतना दिक्कत नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर कंक्रीट परमानेंटली अंडर सी वाटर टू अवॉइड द क्रोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये पटेल इंजीनियरिंग कंपनी में एक स्टूडेंट से पूछा गया था हाइड्रो प्रोजेक्ट में कि कितना रखते हैं, मतलब मिनिमम। ये ऐसे आप थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर लोकेशन पे चेंज होगा, लेकिन आपको कितना रख सकते हैं 3 किलो न्यूटन पर MQ, याद रखना। मतलब जो कितना सीमेंट कॉन्टैक्ट रहता है, अगर कंक्रीट अंदर सी वाटर है काफ़ी ज़्यादा सीमेंट यूज़ किया जाता है क्रोजन से बचाने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्रॉग। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड साइज रहता है फ्रॉग का वो कितना रहता है 100 mm बाय 40 mm बाय 10 mm। और हमारा फ्रॉग क्या रहता है, आपका मैं ब्रिक दिखा देता हूँ, ये आपने देखा होगा यहाँ पे नाम लिखा रहता है, ये इसे हम फ्रॉग बोलते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड कितना है, ये मतलब वाइवा में पूछा जाता है और जेईई एग्जाम में भी आता रहता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए, एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इफ लेंथ एक्सीड। कितने के बाद आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना चाहिए, अगर लंबी वॉल है 40 मीटर के बाद आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना ही पड़ेगा। अगर एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दोगे तो वहाँ क्रैक्स आ जाएंगे और मतलब वो अलग अलग वॉल हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लैशिंग, मतलब फ्लैशिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। अभी हाल ही में रिलायंस में ये इंटरव्यू हुए थे जो कंडक्ट करवाए हैं, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज फ्लैशिंग, फ्लैशिंग क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल वर्ड है फ्लैशिंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, देखो फ्लैशिंग होता क्या है। अगर एक बिल्डिंग की हम एग्जांपल लें, ठीक है, जो हम जहां से पानी पेनिट्रेट कर सकता है बिल्डिंग में, अगर वो वॉल है या कॉलम है, कुछ भी चीज है, मतलब कहीं से भी जो पानी पेनिट्रेट करने की जगह होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर लगा लो ये है वॉल है
अगर हम यहाँ से कंक्रीट का एक कवर ऊपर दे दें, मतलब इसको लगा लो आप, छज्जा निकाल दिया, तो इसको हम फ्लैशिंग बोल सकते हैं। अगर यहां से कोई होल है, पानी पेनिट्रेट, मतलब फ्लैशिंग आप आंसर दे सकते हो कि कोई भी जगह जहां से पानी पेनिट्रेट हो सकता है बिल्डिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या कवर देते हैं उसको हम फ्लैशिंग बोलते हैं। ये आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे प्लिंथ प्रोटेक्शन देते हैं उसको भी हम एक प्रोसेस बोल सकते हैं फ्लैशिंग का, हम प्लिंथ को बचाने के लिए कि वहां से पानी पेनिट्रेट ना हो अंदर, इसलिए हम प्लिंथ प्रोटेक्शन देते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई इज द स्टील शेप सर्कुलर। मतलब स्टील का जो शेप होता है, आपने स्टील बार देखा होगा, सरिया देखा होगा, वो आपने ऐसा ही देखा होगा मैक्सिमम टाइम, ऐसा, जिसमें जो यूज किया जाता है लोड बेरिंग। मतलब अगर बिल्डिंग की एग्जांपल लो तो उसकी शेप सर्कुलर होती है। क्यों हम उसे रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर क्यों नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है गैमन में, गैमन इंडिया जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा। तो क्यों हम उसे रेक्टेंगुलर या ये नहीं बनाते, उसको सर्कुलर बनाते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। एक तो पहली चीज, जो कंपनीज इनको बनाती हैं, तो अगर वो चीज, मतलब इसको सबसे पहले बनाने में सबसे ज्यादा कम पैसा लगता है, सर्कुलर शेप बनाने में इजिली बन जाता है, इसलिए कंपनी इसको बनाती है। ये फंडा है। दूसरा मेन, अगर टेक्निकल वे से आप आंसर दोगे इसको, तो जो सर्कुलर शेप होती है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकती है। मतलब अगर बीच में अगर बाई चांस यहां से लोड पड़ रहा है तो वो टोटल जगह पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब चारों तरफ। अगर आप इसको लोगे तो अगर इसमें लोड पड़ेगा, ऊपर से लगाओ लोड, तो जो शार्प एजिस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लोड वहां जाएगा और वो फेलियर होने के चांसेस, डिफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इन केसेस में जहां शार्प कॉर्नर्स होते हैं। तो आपने ये स्टील रॉड्स देखे होंगे, रेक्टेंगुलर भी वगैरह, लेकिन वो लोड बेरिंग में यूज नहीं होते, वो ऐसे डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो शेप होती है, ये आपने कवर ब्लॉक भी देखे होंगे। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों हम कवर ब्लॉक सर्कुलर ही बनाते हैं। आपने देखा होगा सर्कुलर ज्यादा कवर ब्लॉक होते हैं, बाकी जो फैक्ट्री से बनते हैं वो तो शेप दे सकते हैं कोई भी, तो सर्कुलर हम साइड पे सर्कुलर बनाते हैं। इजिली वो लोड जो भी, जब स्टील बार के नीचे रखोगे उसको, मतलब जब रखते हैं तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट इजिली कर सकता है और बनाने में भी इजी होता है, इसीलिए हम जो कवर ब्लॉक होते हैं उनको भी सर्कुलर बनाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर है। आप ये दे सकते हो कि वो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है सर्कुलर में वो इजिली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब ब्रिजेस के या जो भी कॉलम वगैरह घर पे बनाते हैं तो सर्कुलर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ M20 एंड M40। आपने ग्रेड देखे होंगे, M20, M15, M10, ये सब ग्रेड होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया कि M20 और M40 का ग्रेड क्या होता है। तो इसका आंसर जो था M20 का, तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है उसका, 1:1.5.3, ये रेशो होता है M20 का। और M40 का रेशो क्या होता है, ये मैं ACI के थ्रू बता रहा हूं, जो कोड है ACI का, उसमें कहा है 1:1.3.21। ये M20 और M40 का ग्रेड है, मतलब उनकी रेशियो है। और इधर M21 क्या हो गया हमारा, सीमेंट हो गया, 1.5 क्या हो गया, सैंड हो गया, और 3 हो गया एग्रीगेट। ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है सीमेंट। ये तो आप सोच रहे होंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि 30 मिनट, लेकिन ये गलत है। हर एक सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट नहीं होता है। ये हमेशा आपको याद रखना जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मेनली हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप 30 मिनट बोलोगे वो गलत नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से रिप्लाई करोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो 30 मिनट ऐसे है, लेकिन जो 3-4 टाइप के सीमेंट है, तो जो OPC होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 30 मिनट। और जो लो हीट सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 60 मिनट। और जो मैसनरी सीमेंट आता है, ये मार्केट में स्पेशल टाइप का सीमेंट रहता है, उसका होता है 90 मिनट। तो अगर आप इसको ऐसे बताओगे तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे इंटरव्यू में क्लियर होने के। अगर आप 30 मिनट भी बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है हमारा, 600 मिनट या 10 घंटे, ये रहता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम भी डिपेंड होता है सीमेंट पे। ये हो गया। तो 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है
वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, कि जो हमारा सीमेंट बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो उसका अगर मैं सीधा डायरेक्ट बताऊं आपको तो उसका वॉल्यूम रहता है 0.0347 m3। ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये हो गया m³ में। दूसरा हो गया 1.23 क्यूबिक फीट, ये क्यूबिक फीट में हो गया, ये m³ में। और ये आता कैसे है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या? एक फार्मूला है जो मैंने पहले भी आपको कहा है, हमेशा याद रखना है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, आपको जब आप फील्ड पे जाओगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा काम आएगा कि आप थैंकफुल होंगे मेरा, क्योंकि ये ही हर चीज में, बिलिंग में काम आएगा, क्वांटिटी में काम आएगा, साइट पे काम आएगा। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना हो कैसे, देखो हमें वेट पता है बैग का कितना है 50 kg, और हमें निकालना क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां रखेंगे और डेंसिटी कितनी होती है इसकी 1140, तो सीधा इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1400, तो जो भी आएगा वो ये, चलो ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया हमारा वॉल्यूम कैसे आ गया। और यही क्वेश्चन आपको वहां साइड पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके साथ कि हम स्टील जो बार होता है उसका वेट कैसे निकालते हैं। तो उसका फार्मूला था d²L/162। ये मैं लिखना भूल गया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही 6 क्वेश्चन जो अभी मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ है जो हमने अभी कंडक्ट करवाए हैं, तो उसमें ये 6 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके साथ एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए थंब रूल, जो हम साइड पे यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप किसी चीज की क्वांटिटी निकालोगे, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो इजिली, मतलब ऐसे तो एक डेरिवेशन है या फार्मूला प्रोसीजर है जिससे आप इजिली निकाल सकते हो कि हमें कितने सीमेंट बैग लगेंगे, लेकिन ऑन साइड आप कैसे ऑर्डर दे सकते हो। अगर मतलब बाई चांस आपको जल्दी में ऑर्डर देना है कि हमें इतने सीमेंट चाहिए ब्रिक वर्क के लिए, तो उसके लिए थंब रूल है। क्या थंब रूल क्या कहता है, अगर आपकी 9 इंच की दीवार है, 2 टाइप की दीवार होती है, 9 इंच और 5 इंच। अगर 9 इंच की दीवार है तो उसमें हमारे कितने बैग सीमेंट लगेंगे, 26 बैग सीमेंट हमारे लगेंगे। मतलब 1 m³ हम ब्रिक वर्क करेंगे वॉल का, 1 m³ याद रखना, 1 m³ में हमारे कितने 26 बैग लगते हैं। और 1 m³ अगर 5 इंच की ब्रिक है तो उसमें हमारे कितने बैग लगेंगे 6.5 बैग। मतलब 1 m³ 5 इंच की ब्रिक वॉल कर रहे हैं हम, मतलब ये ब्रिक वॉल हो गई। अगर ये 1 m³ हो जाती है तो हमारे कितने बैग लगेंगे, हमारे 6.5 बैग उसमें। मतलब लमसम लगा लो 450 से 500 ब्रिक वर्क आप करोगे अगर 5 इंच का ब्रिक वॉल है, तो उसमें आपके 6.5 बैग सीमेंट लगेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज है वो है अगर मार्बल फ्लोरिंग करते हैं, मार्बल की अगर फ्लोरिंग कर रहे हैं हम, तो अगर 1 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का मार्बल का पोर्शन लगेगा, उसमें हमारा कितना गिन के चलती है, 1 स्क्वायर मीटर में हमारा लगता है 0.3 बैग मार्बल फ्लोरिंग के लिए। और अगर मार्बल स्कर्टिंग कर रहे हैं, मतलब स्कर्टिंग क्या हो गया, आपने दीवार देखी होगी, ये दीवार आ गई हमारी, और नीचे फ्लोरिंग के साथ ये देखा होगा एक पट्टा होता है 4 इंच का, चारों तरफ दीवार के तरफ गुम होता है। तो इसको करने के लिए हमारा कितना लगता है सीमेंट, 0.025 बैग पर रनिंग मीटर। मतलब 1 रनिंग मीटर में हमारा 0.025 बैग सीमेंट लगता है। अगर हम इसको अब अगर कैलकुलेट करना है आपका है, अगर बाई चांस 70 रनिंग मीटर आपकी स्कर्टिंग होने वाली है, तो आप करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे क्वांटिटी, 70 इंटू 0.025, जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब बाई चांस अगर 8-9 बैग, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप इजिली निकाल पाओगे कि इतनी हमारी स्कर्टिंग है, इसमें हमारा इतना सीमेंट लगेगा। तो ये हो गया गाइस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। काफी इंटरव्यूज क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, 6 इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी रेगुलर सीरीज मेरी आ रही है, कम से कम 10 वीडियोस मेरी इसी पे रहेंगी इंटरव्यू क्वेश्चन पे। रोज मैं आपको क्लियर करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन, और जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बताऊंगा काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, साइट पे भी और इंटरव्यू में भी जाके। फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, सबके लिए वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं।